नमस्कार, दोपहर 12 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में विधानसभा के विशेष सत्र को किया संबोधित। समान नागरिक संहिता लागू करने पर दी बधाई। विधानसभा को बताया संविधान का अहम अंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रांसफॉर्मेशन के पायनियर बन चुका है भारत। पीएम ने निजी क्षेत्र से रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने पर दिया जोर। पीएम ने 1 लाख करोड़ रुपए के रिसर्च फंड की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज सहरसा और कटिहार में जनसभा। अमित शाह की 3 जनसभाएं। प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज करेंगे जनसभाएं। तेलंगाना के रंगारेड्डी में भीषण सड़क हादसा। बस और डंपर की टक्कर में 21 लोगों की मौत, कई अन्य लोग घायल। राष्ट्रपति ने जताया दुख। पीएम ने पीड़ितों के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का किया ऐलान। और अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता के जोरदार भूकंप के कारण 10 लोगों की मौत, 260 से ज्यादा लोग हुए घायल। राहत और बचाव कार्य जारी। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 का शुभारंभ किया। सम्मेलन भारत मंडपम में हो रहा है और 5 नवंबर तक चलेगा। सम्मेलन में बड़ी संख्या में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार से जुड़े हितधारक हिस्सा ले रहे हैं। पीएम ने इस अवसर पर 1 लाख करोड़ रुपए के अनुसंधान विकास एवं नवाचार योजना कोष का भी शुभारंभ किया और इस योजना का उद्देश्य देश में निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। हमारा प्रयास है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। पहली बार हाई रिस्क और हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथियों, भारत में इनोवेशंस का आधुनिक इकोसिस्टम बने, इसके लिए हम ईज ऑफ डूइंग रिसर्च पर भी फोकस कर रहे हैं। इस दिशा में हमारी सरकार ने फाइनेंशियल रूल्स और प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में भी कई रिफॉर्म्स किए हैं। पीएम ने अपने संबोधन में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार की दिशा में भारत की उपलब्धियों को सराहा। पीएम ने कहा कि भारत अब तकनीकी का कंज्यूमर नहीं, तकनीक के जरिए ट्रांसफॉर्मेशन का अग्रदूत बन रहा है। पिछले दशक में हमारा R&D एक्सपेंडिचर 2 गुना हुआ है। भारत में रजिस्टर किए गए पेटेंट्स की संख्या 17 गुना बढ़ी है। 17 टाइम्स का इंक्रीज। स्टार्टअप में भी भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। हमारे 6000 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप्स आज क्लीन एनर्जी, एडवांस मटेरियल्स जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। भारत का सेमीकंडक्टर सेक्टर भी अब उड़ान भर चुका है। बायो इकोनॉमी की बात करें तो 2014 में ये $10 बिलियन की थी। आज ये करीब $140 बिलियन तक पहुंच चुकी है।
पीएम ने नई पीढ़ी को विज्ञान और नवाचार से जोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों को गिनाया। पीएम ने कहा कि भारत नैतिक मानव केंद्रित एआई के वैश्विक फ्रेमवर्क को आकार दे रहा है। पीएम ने अनुसंधान एवं विकास और नवाचार क्षेत्रों में भारतीय नारी शक्ति की बढ़ती भागीदारी का भी जिक्र किया। पेटेंट फाइलिंग में भी भारत में महिलाओं द्वारा सालाना फील्ड पेटेंट्स की संख्या एक दशक पहले 100 से भी कम थी। अब ये सालाना 5000 से भी ज्यादा तक पहुंच गई है। स्टेम एजुकेशन में भी महिलाओं का शेयर करीब 43% है, जो कि ग्लोबल एवरेज से भी ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 का शुभारंभ किया। पीएम ने कहा कि सरकार अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। पीएम ने तकनीकी विकास से किसानों और मछुआरों को होने वाले लाभ का भी जिक्र किया। आज दुनिया का सबसे पहला और सबसे सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी के पास है तो उस देश का नाम है हिंदुस्तान। हमने 2 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा है। मोबाइल डेटा को डेमोक्रेटाइज किया है। साथियों, बीते वर्षों में अगर हमारा स्पेस प्रोग्राम चांद और मंगल तक पहुंचा तो साथ ही हमने अपने किसानों, मछुआरों को स्पेस साइंस के लाभ से भी जोड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। राष्ट्रपति ने आज देहरादून में उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया और इस दौरान राष्ट्रपति ने उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों के साथ सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और साथ ही विधानसभा को संविधान का अहम अंग भी बताया। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब प्रचार का माहौल चरम पर पहुंच चुका है। पहले चरण के प्रचार के लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सहरसा और कटिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सहरसा के पटेल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं कटिहार के दियारा गांव स्थित हतिया के लेल्हा चौक में निर्धारित सभा स्थल पर रैली करेंगे और भाजपा प्रत्याशी और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के पक्ष में वोट मांगेंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक और गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी में चुनावी रैलियां करेंगे। अमित शाह की पहली रैली चंदौली के जगन्नाथ सिंह महाविद्यालय मैदान में होगी, तो वहीं दूसरी रैली सीतामढ़ी जिले के रीगा के फुटबॉल मैदान में होगी, जबकि तीसरी जनसभा मधुबनी जिले के खुटौना के सार्वजनिक दुर्गा पूजा मैदान में होगी। वे एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। अमित शाह लगातार चुनावी जनसभा कर रहे हैं और राजद और कांग्रेस पर लगातार हमला कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज वैशाली के राजापाकर में जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही वे पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। राजापाकर में वे कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिमा कुमारी दास के समर्थन में जनता से मतदान करने का आग्रह करेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा आज बिहार में 2 जनसभाओं को संबोधित करने के साथ ही रोड शो भी करेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा पहले मधेपुरा के सोनबरसा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी सरिता पासवान के समर्थन में जनसभा करेंगी और इसके बाद वे समस्तीपुर जिले की
रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी बृज किशोर रवि के समर्थन में रोड शो करेंगी। कांग्रेस नेता का लखीसराय में पार्टी प्रत्याशी अमरेश कुमार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। पाटलिपुत्र से पूर्व सांसद और भाजपा नेता रामकृपाल यादव इस बार दानापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं और आरजेडी के उम्मीदवार रीतलाल यादव के खिलाफ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। दोनों ही उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। रामकृपाल यादव ने जनता से विकास और सुशासन के नाम पर समर्थन मांगा है, तो वहीं अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को भी जनता के बीच रखा है। और इसी मुद्दे पर हमारे डीडी न्यूज के संवाददाता राजेश राज ने भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने चुनावी एजेंडे, विकास योजनाओं और जनता से जुड़ी प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाटलिपुत्रा के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव दानापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। रामकृपाल जी, क्या लगता है कितनी चुनौतियां हैं दानापुर विधानसभा क्षेत्र में? कहा जा रहा है कि आप लड़ रहे हैं मजबूती के साथ। निश्चित तौर पर दानापुर से हमारा जो लगाव है, वर्षों से लगाव है और मैं वहां से एमपी लड़ता रहा हूं और हमेशा दानापुर की जनता ने उस विधानसभा क्षेत्र में अपना आशीर्वाद भरपूर देने का काम किया है और हमेशा मैं जीत दर्ज किया हूं, कभी भी पीछे नहीं रहा दानापुर से। पाटलिपुत्रा की जो सांसद है मीसा भारती, वो उनका मैं स्पीच देख रहा था, कहीं वो आरोप लगा रही थी कि रामकृपाल यादव को आरजेडी ने क्या नहीं दिया, लेकिन वो पार्टी छोड़कर चले। रामकृपाल यादव ने आरजेडी को क्या नहीं दिया, उसके आप तो उसके गवाह हैं। जब उसकी बुनियाद डाली जा रही थी और उसके लास्ट तक कोई एक आदमी वफादारी के साथ काम किया तो है रामकृपाल यादव गवाह। सब लोग भाग गए, मैं कभी नहीं भागा। तो अपने निष्ठा और ईमानदारी के साथ मैं वहां पर सेवा किया, काम किया, पार्टी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का काम किया। हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी मुझको बुला करके लोकसभा का टिकट दी है और मैंने पूरा निष्ठा के साथ पार्टी और जनता की सेवा की है। मगर जो बोलने वाले लोग हैं उनके घर का पार्टी है, उनके परिवार का पार्टी है, ये लोग अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ये लोग कहीं क्षेत्र की जनता के पास जाते नहीं हैं। अगर हैं, आप मैं चुनते देता हूं कि आज वहां के सांसद इस्तीफा करें। अगर है हिम्मत, बहुत लोकप्रियता है, तो इस्तीफा करें और हमारा कोई साधारण कार्यकर्ता एनडीए का उनको परास्त करने का काम करें। चलिए, बहुत शुक्रिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव दानापुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और पूरे दमखम के साथ रीतलाल यादव परिवार के खिलाफ डटे हुए हैं और इन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा है। कैमरामैन सेंथिल के साथ पटना गांधी मैदान से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के चेवल्ला के पास आज सुबह लगभग 6 बजे हुए सड़क हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा मिर्जागुड़ा में हैदराबाद बीजापुर राजमार्ग पर एक बस और डंपर के बीच जोरदार टक्कर से हुआ। बस में करीब 70 यात्री सवार थे और इनमें से ज्यादातर यात्री छुट्टी के बाद हैदराबाद लौट रहे थे और इनमें विद्यार्थियों की संख्या अधिक बताई जा रही है। टिप्पर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद स्थानीय वाहन चालकों ने मदद की और यात्रियों को बस से बाहर निकाला। अधिकारियों को आशंका है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। घायलों को इलाज के लिए चेवल्ला के सरकारी क्षेत्रीय अस्पताल और पास के निजी अस्पतालों में ले जाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रंगारेड्डी में हुए सड़क दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और राहत कार्यों के लिए तत्काल रूप से निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दुर्घटना स्थल पर तुरंत पहुंचने और सभी आवश्यक राहत उपाय लागू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि सभी घायलों को बेहतर चिकित्सा उपचार के लिए तुरंत हैदराबाद पहुंचाया जाए। दुर्घटना के बाद सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सरकार ने मृतकों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और आरटीसी द्वारा 2 लाख रुपए की राशि देने की भी घोषणा की है।
वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रंगारेड्डी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। एक्स संदेश में राष्ट्रपति ने लिखा कि तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में हुई बस दुर्घटना में कई लोगों की जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं। मैं घायल यात्रियों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में हुए दुर्घटना पर दुख जताया और राहत राशि का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इसकी जानकारी दी। पीएम ने कहा कि तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में हुई दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि अत्यंत दुखद है और इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और यहां बुलेटिन में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में आज स्ट्रीट डॉग्स के मामले पर सुनवाई हुई और इस दौरान लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिव मौजूद रहे, जिन्होंने कोर्ट के आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट दायर न करने पर माफी मांगी। और इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अब से आगे होने वाली सुनवाई में आवारा कुत्तों के हमले से पीड़ित लोगों के पक्ष को भी सुना जाएगा और मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के एक मदरसे से नकली नोटों का बड़ा जखीरा मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जावर पुलिस ने पेठिया मदरसे के इमाम के कमरे से 19,78,000 रुपए जब्त किए हैं। ये खुलासा उस वक्त हुआ कि जब महाराष्ट्र के मालेगांव से शुरू हुई एक कार्रवाई ने इस नेटवर्क का तार खंडवा से जुड़ा पाया। महाराष्ट्र पुलिस ने पेठिया मस्जिद के इमाम जुबैर को उसके एक साथी के साथ 10 लाख रुपए के नकली नोट खपाते हुए महाराष्ट्र में गिरफ्तार किया था। पूछताछ में खंडवा कनेक्शन सामने आने पर जावर थाने की पुलिस ने पेठिया गांव के मदरसा परिसर में छापा मारा और मौके से नकली नोटों के कई बंडल, छपाई से जुड़ी सामग्री और कुछ संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए। पुलिस अधिकारियों की माने तो ये गिरोह अलग अलग राज्यों में नकली करेंसी की सप्लाई कर रहा था और छापे के दौरान मदरसे के आसपास भीड़ होने पर पुलिस ने किसी प्रकार की अफवाह फैलने से रोकने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया और मामले की जांच जारी है। आरोपी जुबैर है, निवासी ये बुरहानपुर का रहने वाला है और अभी यहाँ पर ये 4 महीने पहले से ही यहाँ पर आया है। उसके निवास पर जाकर चारों तरफ से घेराबंदी करके उस मकान की सर्चिंग वगैरह की तो वहाँ पर नकली नोट प्राप्त हुए हैं। अभी मौके पर पुलिस उपस्थित है और वो कार्रवाई कर रही है। अभी नोटों की भी काउंटिंग करना शेष है। अभी लगभग 19 लाख समथिंग हुए हैं। अभी और भी काउंटिंग कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 4 नवंबर तक केरल की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। ये उनके पदभार संभालने के बाद राज्य की पहली यात्रा है और इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम स्थित उपराष्ट्रपति फातिमा माता राष्ट्रीय महाविद्यालय के हीरक जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सीपी राधाकृष्णन कोल्लम में फेडरेशन ऑफ इंडियन कोयर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे।
अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में कल देर रात शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.3 दर्ज की गई और इस भूकंप में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और करीब 260 से अधिक लोग घायल हुए हैं। झटकों के बाद अफगानिस्तान के कई हिस्सों में दहशत का माहौल है। संयुक्त राज्य भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र उत्तरी अफगानिस्तान में मजार शरीफ शहर से लगभग 22 किलोमीटर दूर था। भूकंप के झटके ईरान से लेकर पाकिस्तान तक महसूस किए गए और ये इलाका पहले भी कई बार भूकंप की मार झेल चुका है और इसी साल अगस्त के महीने में आए भूकंप में 2000 से अधिक लोगों की जान गई थी। तो वहीं साल 2023 में अक्टूबर के महीने में 6.3 तीव्रता के भूकंप में करीब 4000 लोगों की जान गई थी। भारत में महिला विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया है। महिला टीम ने पहली बार विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम की है और भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराने में सफलता पाई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली बार विश्व चैंपियन बन गई है। रविवार को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से मात दी। बारिश के कारण 2 घंटे की देरी के बाद महिला क्रिकेट विश्व कप का फाइनल शुरू हुआ तो दोनों ही टीम इतिहास रचने का संकल्प लेकर मैदान पर उतरी। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। हालांकि भारत की सलामी जोड़ी ने अफ्रीकी टीम के फैसले को सही साबित नहीं होने दिया। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने भारत को शानदार शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी निभाई। स्मृति मंधाना 45 रन बनाकर आउट हुई, वहीं शेफाली वर्मा 87 रन बनाकर आउट हुई और शतक बनाने से चूक गयी। जेमिमा ने 24 और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 20 रन का योगदान दिया। ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने 58 गेंद में 58 रन की पारी खेली, वहीं ऋचा घोष ने 24 गेंद में 34 रन बनाकर भारत को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाया। भारत ने 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 298 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की ओर से खाका ने 3 विकेट लिए। 299 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका ने सधी हुई शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 51 रन जोड़े। तस्मीन ब्रिट्स को रन आउट कर अमनजोत कौर ने भारत को पहली सफलता दिलाई। बॉश को श्री चरनी ने बिना खाता खोले चलता किया। सुनलूस और मैरी जैन काप को आउट कर शेफाली वर्मा ने अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया। कप्तान लॉरा वॉलवार्ट और डगसन के बीच छठे रन के लिए 61 रन की साझेदारी देखने को मिली। डगसन 35 रन बनाकर दीप्ति शर्मा का शिकार बनी, वहीं कप्तान लॉरा वॉलवार्ट ने शतक पूरा करने में कामयाबी पाई। 101 रन के स्कोर पर लॉरा का दीप्ति शर्मा की गेंद पर अमनजोत कौर ने शानदार कैच लिया और इस विकेट के साथ ही दक्षिण अफ्रीका की हार पक्की हो गई। दक्षिण अफ्रीका की टीम 45 ओवर और 3 गेंद में 246 रन बनाकर आउट हो गई और भारत पहली बार विश्व चैंपियन बनने में कामयाब रहा। 87 रन बनाने वाली और 2 विकेट लेने वाली शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं पूरे टूर्नामेंट में गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने वाली दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनी गई। भारत विश्व कप जीतने वाली चौथी टीम बनी है। इससे पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ही विश्व कप अपने नाम कर पाई हैं। तो आखिरकार भारतीय टीम तीसरी बार भाग्यशाली साबित हुई और उसने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। अब यही उम्मीद है कि ये जीत भारत में महिला क्रिकेट के लिए नए दरवाजे खोलेगी। कैमरा पर्सन आशीष शर्मा के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज, नवी मुंबई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप की जीत पर बधाई दी है। दिल्ली में उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन का शुभारंभ करने पहुंचे पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत टीम को बधाई देकर की। पूरा भारत अपनी क्रिकेट टीम की सफलता से बहुत खुश है। ये भारत का पहला विमेन्स वर्ल्ड कप है। मैं हमारी विमेन क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमें आप पर गर्व है। आपकी ये सफलता देश के करोड़ों नौजवानों को प्रेरित करेगी। और भारतीय टीम की इस जीत से सभी उत्साहित हैं और इन्हीं में शामिल हैं भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े फैन सुधीर। हमारी संवाददाता सुचित्रा ने सुधीर से खास बातचीत की है।
इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े फैन माने जाने वाले सुधीर जी, इतने समय तक आप फॉलो करते रहे हैं भारतीय क्रिकेट को। आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली बार विश्व चैंपियन बनी है, कैसा लग रहा है? मुझे ये बेहद खुशी हुई। ये थर्ड टाइम मैंने वुमेन्स टीम को चेयर किए। मुझे याद है कि पिछले साल मैंने 2 T20 मैच वानखेड़े में देखे, फिर अभी लंदन में मैं लॉर्ड्स में महिलाएं टीम जब हमारी गई थी, वहाँ भी लॉर्ड्स में उनकी सेकेंड ODI देखें। वुमेन्स टीम ने ट्रॉफी जीती, इसके लिए शंखनाद करना चाहूँगा। ये शंख नहीं, ये है जंगे ऐलान, टीम इंडिया वुमेन्स सबसे महान। पुरुषों के विश्व कप जीतने के बाद भारत में पुरुषों की क्रिकेट में बहुत कुछ बदला था। ये विश्व कप जीतने के बाद भारत में किस तरह से देखते हैं, महिला क्रिकेट में क्या कुछ नया देखने को मिला? महिला टीम बहुत स्ट्रांग होंगी। जिस प्रकार अभी पुरुष में भी जो मेंस टीम में है वो IPL चलती है, वुमेन्स IPL भी चलने लगी, तो इससे अब लड़कियों में क्रिकेट खेलने का क्रेज बढ़ गई और हमें अच्छे प्लेयर मिलेंगे। भारतीय क्रिकेट के मशहूर फैन सुधीर, जिनका ये मानना है कि ये जो विश्व कप है, इसे जीतने के बाद भारतीय महिलाएं भी अब नए शिखर छुएंगी। कैमरा पर्सन आशीष शर्मा के साथ सुचित्रा, DD न्यूज़, नवी मुंबई। और खिलाड़ियों के घर में भी खुशी और उत्साह का माहौल है और इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मोहाली में भारतीय क्रिकेटर अमनजोत कौर के घर पर देखने को मिला। परिवार और पड़ोसियों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी और गर्व से तिरंगा लहराया। टीम इंडिया की इस जीत ने पूरे देश के साथ साथ मोहाली को भी गर्व से भर दिया। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। मैं उसकी बुआ, छोटी बुआ हूँ। बहुत अच्छा लगा जब कैच छूट रहा था, हमारे दिल को धड़कन हो रही थी भी क्या हो रहा है, बस पकड़ लिया, फिर बस जान आई हमारे, बस अब मैं जीत गई। अब तो बस बहुत पक्के चलाए ग्राउंड में, तो डांस भी किया यहाँ पे हम भाइयों ने, उसके भाई ने। और इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को अनुमति दें। नमस्कार।